शुक्रवार 24 जुलाई सुबह 11 बजे डैन्यूब डेल्टा की बस्तियों में सायरन बजने लगते हैं। रोमानिया के पूर्वी हिस्से में रडार पर एक लाल बिंदु ने अभी अभी सीमा पार की है और वह गहराई तक नाटो देश के क्षेत्र के अंदर जा रहा है। 4 फाइटर जेट हवा में हैं। 2 इतालवी जेट पहले पहुंचते हैं, लक्ष्य लॉक कर फायर करते हैं, लेकिन चूक जाते हैं। फिर एक रोमानियाई F-16 पीछा संभाल लेता है। सुबह 11:02 पर मिसाइल पंख से निकलती है और रूसी ड्रोन गेहूं के खेत के ऊपर आग का गोला बन जाता है। पश्चिमी गठबंधन 4 साल 6 महीने से गोली चलाने से बच रहा था। इतिहास में पहली बार रोमानिया ने अपने ही आकाश में किसी रूसी लक्ष्य पर गोली चलाई थी। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई वो एक शाहिद था। यही वही तरह का ड्रोन है जिसे रूस हर रात यूक्रेन पर गिराता है। और देखो, ये केवल पहला दिन था। शनिवार को भी वही हुआ। एक और ड्रोन डैन्यूब डेल्टा के रास्ते दाखिल होता है। एक फाइटर जेट उड़ता है, एक और गिराया जाता है। रविवार सुबह 10:08 रडार एक और को तट की ओर आते पकड़ता है। फेटेस्टे बेस से 2 लड़ाकू विमान उड़ते हैं। अब वे नेटो के कमांड में हैं। 10:13 5 मिनट बाद ड्रोन काला सागर में डूबता है, तट से 12 किलोमीटर दूर। 3 दिन 3 बार फायरिंग, 3 ड्रोन जमीन पर। इस इलाके के गांवों में मोबाइल फोन लगातार शरण स्थल की चेतावनी के साथ बजते रहते हैं और सुबह सुबह टीमें मलबा खोजने के लिए खेतों में घूमती हैं। और रूस से इन 3 दिनों में जानते हैं क्या आया? बिल्कुल कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। हर छोटी बात का जवाब देने वाली सरकार अगर 3 दिन चुप रहे तो यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो सवाल जो लगभग कोई नहीं पूछ रहा है, आखिर अभी क्यों? एक देश जिसने 4 साल तक अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ को बर्दाश्त किया, उसने अचानक 3 दिन लगातार ट्रिगर क्यों दबाया? ये समझने के लिए कि रोमानिया ने गोली चलाई, आपको महसूस करना होगा कि उसने पहले क्या सहा था। सितंबर 2025। एक ड्रोन रोमानिया में प्रवेश करता है और 50 मिनट तक रहता है। गठबंधन के हवाई क्षेत्र के अंदर घूमता रहता है। 50 मिनट लड़ाकू विमान उसका पीछा कर रहे हैं। पायलट की उंगली ट्रिगर पर है, पर गोली नहीं चल रही। ड्रोन मुड़कर वापस चला जाता है, बिल्कुल आराम से। और उसी हफ्ते टेस्ट और भी बड़ा हो गया था। एक ही रात में लगभग 20 ड्रोन पोलैंड में घुस आए थे। पोलिश फाइटर जेट, डच फाइटर जेट, जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी, ये पूरी जंग की सबसे बड़ी एयर डिफेंस की तैनाती थी। कई को गिरा दिया गया। सब ठीक है, बस एक मिसाइल रास्ते से भटक गई और वह पोलैंड में एक घर की छत पर गिरी। वही पूरा मामला सामने आ गया। आप एक सस्ते ड्रोन का जवाब सैकड़ों हजारों डॉलर के मिसाइल से दे रहे हैं, जो आबादी वाले इलाके के ऊपर उड़ रहा है। यह महंगा और जोखिम भरा है। रूस ने इस सारी हिचकिचाहट को देखा और संदेश को पूरी तरह समझ लिया। इसी बीच सीमा पर युद्ध अब पड़ोसी भी नहीं रहा, वह तो जैसे वही बस गई थी। एक रोमानियाई गांव है जिसका नाम प्लाउरू है, जो यूक्रेन के इस्माइल बंदरगाह से नदी के दूसरी ओर कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इस्माइल रूसी ड्रोन के पसंदीदा लक्ष्यों में से एक है। वहां की रातों की तो एक तरह की दिनचर्या बन गई है। अंधेरा होते ही यूक्रेनी तरफ से विमान भेदी गोलाबारी आसमान की ओर उठने लगती है। वहां ईंधन डिपो फटता है, यहाँ खिड़कियां कांपती हैं। इसके लिए रात जरूरी नहीं। एक निवासी ने अपने आंगन से वीडियो रिकॉर्ड किया। दिन दहाड़े एक ड्रोन नदी के किनारे के पास से बहुत नीचे उड़ता हुआ गुजरता है। वह व्यक्ति बरामदे के नीचे छुपने के लिए दौड़ता है। कुछ सेकंड बाद यूक्रेनी किनारे पर धुआं उठता है। यही वह दूरी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तुलसैया क्षेत्र में एक मामला हुआ था, जहां यूक्रेनी रक्षा ने एक ड्रोन को लगभग सीमा रेखा पर ही उड़ा दिया था। रोमानियाई अधिकारियों ने खुद ही ये तस्वीरें जारी की थी। ड्रोन हवा में आग का गोला बन जाता है और काला धुआं छोड़कर गिरता है। वो एक नदी के पास गिरता है और इस तरफ
मलबा उठाने के लिए रोमानियाई टीम जाती है। सरकार ने प्लाउरूस गांव के बीचों बीच कंक्रीट का बंकर बना दिया जो नाटो के क्षेत्र के अंदर है। आपको अंदाजा हो सके, नवंबर में लगभग एक त्रासदी हो ही गई थी। एक रूसी ड्रोन ने इस्माइल में यूक्रेनी पक्ष में एक जहाज पर आ लगा था जो वहां खड़ा था और उसमें 4000 टन तरलीकृत गैस लदी हुई थी। 4000 टन गैस। नदी के पार रोमानियाई गांव सिर्फ 500 मीटर दूर था। अगर वो फटा तो कोई सीमा धमाका नहीं रोक पाएगी। गांव जल्दी खाली कराया गया और रोमानिया, देखिए, उसने जवाब में कुछ भी नहीं किया। फिर इसी साल मई में उसकी मार वहां तक पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी। गलात्सी शहर में एक ड्रोन एक रिहायशी इमारत पर गिर गया, रोमानिया के पूर्वी हिस्से में, और घर के अंदर एक मां और एक बच्चे को घायल कर दिया। उस रात की तस्वीरें इमारत के ऊपर चमक दिखाती हैं। शहर के ऊपर धुआं, सड़क पर दमकल कर्मी। पूरे युद्ध में पहली बार ऐसा हमला गठबंधन देश के आबादी वाले इलाके में हुआ है। अगर आप युद्ध की शुरुआत से अब तक सब कुछ जोड़े तो रोमानियाई हवाई क्षेत्र में 33 बार घुसपैठ हुई है और लगभग 50 बार ड्रोन या ड्रोन का टुकड़ा रोमानियाई जमीन पर मिला है। 50। क्या आप जानते हैं इन घटनाओं का अंत कैसे होता था? हमेशा एक जैसा औपचारिक विरोध, एक नोट जिसमें लिखा कि कोई इरादा नहीं था, मामला बंद, खेल चलता रहता, जब तक कि रोमानियाई संसद ने थक कर एक कानून पारित नहीं कर दिया जिसमें वायुसेना को देश में घुसपैठ करने वाले किसी भी मानव रहित विमान को नष्ट करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। असल में यह अनुमति पहले से ही कागजों पर मौजूद थी। सिर्फ राजनीतिक फैसले की जरूरत थी कि गोली चलाने का आदेश दिया जाए, और यह फैसला 3 बार लिया गया। 3 दिनों में जुलाई के आखिरी हफ्ते में रविवार को 26 तारीख को, जो तीसरे ड्रोन को मार गिराए जाने का वही दिन है। पुतिन रूसी नौसेना के अधिकारियों से घिरी मेज पर बैठे और बोले कि यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा एक तोहफा है जो स्टालिन ने युद्ध के बाद यूक्रेन को दिया था, और ये कि जल्दी या देर से यूक्रेन उन जमीनों को खो देगा जो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के पास वापस चली जाएंगी। और उन्होंने यह भी जोड़ा, उनके अनुसार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का एकमात्र गारंटर रूस था। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का केवल एक ही गारंटर था, और वह रूस है। सोचिए, जब ये हुआ था, ठीक उसी दिन जब रोमानियाई लड़ाकू विमान ने तीसरा ड्रोन गिराया, रूस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उस क्षेत्र की सीमाएं स्थायी नहीं हैं। ये एक प्रस्ताव जैसा है ना? लेकिन इसके पीछे का संदेश कुछ और ही है। अगर यूक्रेन की सीमा जबरन बदली जा सकती है तो रोमानिया की सीमा भी बदली जा सकती है। उसके अनुसार उस इलाके का नक्शा कौन बनाता है? वो रूस है। तीसरे ड्रोन को मार गिराए जाने वाले दिन ये कहा गया था, ये एक चेतावनी थी, ध्यान रखो कि तुम क्या कर रहे हो। रोमानियाई सरकार को समझने के लिए अनुवादक नहीं चाहिए था। 2 दिन बाद रूस ने आखिरकार इन ड्रोन मार गिराए जाने की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और चुना गया लहजा सब कुछ कह देती है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि मार गिराए जाने की घटनाएं नाटक थी, ये सब एक नाटक था। उसने रोमानिया पर यूक्रेन का समर्थन करके गैर जिम्मेदार नीति अपनाने का आरोप लगाया। ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा। उसने जिम्मेदारी नहीं मानी, ना ही इसे हादसा बताया, ये सिर्फ मजाक उड़ाना था। तो रोमानिया ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। रूसी राजदूत को तलब किया, रूस के दूतावास के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया और अपने ही राजदूत को, जो मॉस्को में था, वापस बुला लिया। कागज पर ये राजनयिक प्रोटोकॉल है। असल में ये 2 सरकारें खुलकर लड़ रही हैं, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उनमें से एक नाटो का हिस्सा है। अगर आपको लगता है रूस पीछे हटा है इस सब के बाद, देखिए 2 अगस्त को क्या हुआ। तीसरे ड्रोन मार गिराए जाने के 1 हफ्ते बाद एक और ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसा। फिर डेन्यूब डेल्टा के रास्ते लड़ाकू विमान हवा में है,
टुलसिया के गांवों में अलर्ट है। इस बार ड्रोन गोली चलने से पहले ही वापस यूक्रेन में चला गया और खुद यूक्रेनियों ने उसे गिराया। यानी परीक्षण रुका नहीं, बस अब वो और महंगा हो गया। और यही वो चीज़ है जो जुलाई के इन 3 दिनों ने बदल दी। मेरे साथ सोचो, 4 सालों तक कहानी हमेशा एक जैसी ही थी। रूसी ड्रोन घुसता था, फाइटर जेट ऊपर जाता था, सबकी सांसें थम जाती थी, मलबा इकट्ठा होता था और एक विरोध पत्र लिखते थे। 4 साल ऐसे ही बीते। अब कहानी कुछ और है। अंदर आया, गिर गया। जो कभी अपवाद था अब सामान्य हो गया है। और जब गिराना रोजमर्रा बन जाता है तो रूस को पता चल जाता है कि डेन्यूब के इस पार भेजा गया हर ड्रोन तबाह कर दिया जाएगा। यही चीज दूसरी तरफ वालों को अगला भेजने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, इस गणना में अभी भी एक खामी है और खुद गठबंधन को भी इसका पता है। कुछ दसियों हजार डॉलर के ड्रोन को ऐसे मिसाइल से गिराना जिसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है, ये लंबी अवधि में सही नहीं बैठता। इसीलिए रोमानिया ने पहले ही मेरॉप्स खरीदा है, एक ऐसा सिस्टम जो इन ड्रोन को छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन से गिराता है जिनकी कीमत बहुत कम होती है। यानी महंगा मिसाइल अभी के लिए समस्या को हल करता है और सस्ता सिस्टम ही वो है जो हर दिन ड्रोन गिराना जारी रखने की अनुमति देगा, बजट को बिगाड़े बिना। लेकिन एक सवाल हवा में रह जाता है, इसका जवाब कोई रडार नहीं देता। क्या रूस ने संदेश समझा या कहीं और आजमाएगा? पिछले कुछ महीनों का पैटर्न यही दिखाता है कि जब दबाव को कहीं प्रतिरोध मिलता है तो वह स्थान बदल लेता है। ये उत्तरी देशों और बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे इंटरनेट व ऊर्जा केबलों तक जाता है। यह अगले कमजोर बिंदु पर चला जाता है जो सामने आता है। अगर 2 अगस्त का वह ड्रोन किसी एक चीज के लिए काम आया तो वह ये चेतावनी देने के लिए था कि रोमानिया की सीमा अभी भी निशाने पर है। रोमानिया ने दिखा दिया कि सीमा कहाँ है और ये बात उसने 3 मिसाइलों से साबित कर दी। अब हर कोई देखना चाहता है कि क्या रूस इसका सम्मान करेगा या और करीब आ जाएगा। यूरोप की पूर्वी सीमा पर यह रस्साकशी अभी बस शुरू ही हुआ है। हर नया कदम चैनल पर विस्तार से बताया जाएगा, तो अगला अध्याय न चूके इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी नज़र में रोमानिया के ये 3 वार रूस को थामते हैं या सिर्फ रूस की इस आजमाइश को सीमा के किसी और हिस्से तक धकेल देती है। अपनी राय नीचे जरूर बताएं। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।